पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए ही नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने कभी भी किसी भी पार्टी इलेक्शन को इतनी संजीदगी से लिया ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करते। हर पार्टी मेंबर का हक है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में शिरकत करे। तीनों मेन स्ट्रीम पार्टी इनसिक्योर है, अनअपोज्ड इलेक्शंस हैं, वही गलत है। अच्छा रीमा, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी शेयर की जा रही है जिसमें चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है, खास तौर पे बिला मुकाबला मुंतखब होने के सिलसिले में, जिसको दोहरा मयार खास तौर पर कहा जा रहा है। आप हमारे लिए अगर उसके ऊपर भी तज्जिया कर सकें, या उसके लिए जो जिस कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा उसको भी अगर हमें ज़रा समझा सकें। जी शुक्रिया लीना। इसी सवाल पे पहले आ जाते हैं। देखिए, ये बहुत हमारा एक कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट मसला बन गया है कि हम जजमेंट्स नहीं पढ़ते, हम ऑर्डर्स नहीं पढ़ते, हम रिमार्क्स की बेसिस पे अपनी पूरी कैंपेन कर लेते हैं, अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। अब अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट हमारे सामने ना होता तो ठीक है, लाइव प्रोसीडिंग्स थी, हम उस पर रिलाई कर सकते थे, लेकिन अब तो हमारे पास शॉर्ट ऑर्डर भी है, डिटेल्ड रीजनिंग भी है, उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं पढ़ के हमारे व्यूअर्स को बता देती हूँ। फैसले में साफ लिखा है, वी विश टू क्लैरिफाई दैट इफ एन इंडिविजुअल कम्स इन अनअपोज्ड, इट डज नॉट मीन that he or she was not deemed to have been elected। कि अगर कोई शख्स बिला मुकाबला जीता है इलेक्शंस, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शंस नहीं हुए या इलेक्शंस गलत हुए। अदालत ने साफ इसकी वजाहत कर दी। बट इफ एवरीवन वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड without any proof of elections having taken place, then it is altogether a different matter। और 10 मुख्तलिफ बुनियादें हैं जिसके ऊपर अदालत ने ये फैसला किया, उनकी ये राय है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए ही नहीं थे। तो ये कहना कि अदालत ने ये कहा था कि आप अनइलेक्टेड नहीं, अनअपोज नहीं इलेक्शन जीत सकते, ये बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर 10 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी अदालत ने जिसकी तरफ रेफर किया कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं समझ आती, बार बार इस तरह चीफ जस्टिस का नाम क्यों लिया जाता है कि वो अब क्या करेंगे, वो अब फैसला करें। देखिए, ये जो फैसला था ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को वापस जो है ओवरटर्न करके इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे बहाल किया था। ये इसकी प्रोसीजरल हिस्ट्री है और ये बहुत अहम है, क्योंकि ऐसा तासुर कभी कभी पीटीआई देती है कि चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लेके पीटीआई से इलेक्शन सिंबल जो है वो छीन लिया। ऐसा नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में भी क्या वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस सुओ मोटो ले लें? कैसे लेंगे? ये तो एक सुप्रीम कोर्ट की, आप उनके फैसलों से जितना भी डिसएग्री करें, उनका एक सोच सामने आ रही है कि अदालत जो है वो अपने इख्तियारात जो है उनको एक लिमिटेड तरह से इस्तेमाल करेगी। इस पे आप तनकीद भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद अदालत को इतना रिस्ट्रेन भी नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमने जूरिस्प्रूडेंस देखी है वो यही देखी है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को कह रही है आप अपना काम करें, एफआईआर को कह रही है अपना काम करें, सब जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन्हें कह रही है हम आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसलिए जो सुओ मोटो का एक रिवाज था वो नहीं हमें नजर आता। ये दूसरी बात। तो आप इलेक्शन कमीशन से जरूर सवाल करें अगर आपको लगता है कि नून लीग में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए या उसमें सीरियस इरेगुलरिटीज थी, लेकिन चीफ जस्टिस का नाम लेना समझ नहीं आता। तीसरी बात, और ये भी अहम है, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब और जो उनके साथ बेंच 2 और हमारे जजेस थे, उनका फैसला मेरी नजर में इंसानी हुकूक के, खास तौर पे राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ था। अदालत ने कहा कि उसी राइट का एक हिस्सा है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करें और वो ट्रांसपेरेंट हो और कंप्लीट, जैसे हमारा आइन और हमारे इलेक्शंस एक्ट कहते हैं उस तरह होने चाहिए इलेक्शंस। अब ये मेरी नज़र में एक प्रॉब्लमैटिक प्रेसिडेंट है। मुझे नहीं लगता ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ना अदालत ने कोई और हमें मिसालें दी पाकिस्तान जैसे, जिस तरह का हमारा यहाँ निज़ाम है, ऐसे ममालिक से जहाँ पे इस तरह की राइट जो है वो इंटरप्रेट की गई है कि राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी का ये भी मतलब है कि हर पार्टी मेंबर का हक है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में शिरकत करे। सो ये मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी अनक्लियर हैं, ये भी एक प्रॉब्लमैटिक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो पीटीआई कह रही है कि चीफ जस्टिस क्यों नहीं नोटिस लेते, और दूसरा कि अनअपोज्ड इलेक्शंस हैं वही गलत है। ये ना अदालत ने कहा है और ना ही ये हमारा प्रेसिडेंट है। अच्छा मगर साहब, आपसे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सवाल। ऐसा क्यों है
कि हमारे मुल्क में शख्सियात के गिर्द अभी तक सियासत घूमती है, क्या अब वक्त आ गया है कि इस चीज़ को या इस रिवायत को चेंज किया जाए, इस रुझान को चेंज किया जाए, या अभी भी हम वहाँ नहीं पहुँचे? जो जमहूरियत की दावेदार पार्टीज़ हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बात तो करती है लेकिन उनकी भी, जैसे सलीम साफ़ी साहब ने भी पॉइंट आउट किया, अंदर यही होता है, वहाँ पर भी शख्सियत के गिर्द ही घूमते हैं। वजह क्या है और कब आप एक्सपेक्ट करें कि हम इस चक्कर से निकल सकेंगे? देखिए, दो वजह हैं, दो वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारी पाकिस्तान की सियासी जमातें जनरली अनडेमोक्रेटिक जो विद इन द पार्टी नज़र आती है। मैं माजी में भी ये मिसाल दे चुका हूँ और अभी भी दे देता हूँ कि पीपल्स पार्टी में 2-3 मरतबा कोशिश की गई कि जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं उनको करवाया जाए पार्टी के अंदर। 87 में मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई थी पंजाब में, बड़े पैमाने पे ऐसा लग रहा था जैसे जनरल इलेक्शन हो रहे, इस तरह पार्टिसिपेशन थी। और फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन रोक दी गई। मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से पूछा कि आपने क्यों रोक दिया इस प्रोसेस को, तो उन्होंने ये कहा कि जी बहुत से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने लोग पेनिट्रेट कर दिए थे। तो मैंने कहा ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसीज में होता है इन चीज़ों को, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इलेक्शंस जो है पार्टी के इलेक्शन ही ना कराएं। फिर अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले एक इलेक्शन हुए, कराची पीपल्स पार्टी की सदारत के लिए इलेक्शन हुए, उसमें रायशुमारी हुई, उसमें 3 नाम थे उसके अंदर। लेकिन जो कराची जब रायशुमारी हो गई और उसमें पता चल गया कि किसके सबसे ज़्यादा वोट हैं, तो जब ऐलान हुआ तो वो एक चौथे आदमी का ऐलान हो गया कि वो कराची का सदर मुंतखब हो गया। मतलब ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जनरली रवैया है, अपने ही मैनिफेस्टो को, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। हर पार्टी के अपने इलेक्शन होते हैं और अभी जैसे रीमा कह रही थी, जनरली अनअपोज्ड होना अनडेमोक्रेटिक नहीं होता या वो पार्टी के आइन के खिलाफ नहीं होता। मतलब मेरे खिलाफ अगर कोई कॉन्टेस्ट नहीं करा, हाँ अगर किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो शिकायत करता है, वो कंप्लेंट करता है कि जी मुझे आपने पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तब वो केस बनता है। लेकिन अगर कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा मेरे अनअपोज होने को, तो फिर वो चीज़ अनडेमोक्रेटिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने कभी भी किसी भी पार्टी इलेक्शन को इतनी संजीदगी से लिया ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करते। वो कहते हैं जी, मैंने पूछा था एक ज़माने में जब कि आप क्यों नहीं क्वेश्चन करते, आप ज़रा पूछें तो आपकी मेंबरशिप कहाँ है, इलेक्शन कब हुए, इलेक्शन कमीशन आपका कौन सा था इलेक्शन कमीशन। उन पार्टीज की रजिस्ट्रेशन है जिनके 2 से 4 लोग नहीं हैं जिनके पास, उनको आप कैसे पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कर लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ में जो प्रोसेस था, 2013 में उनके पहले इलेक्शन हुए थे तहरीक इंसाफ के, और उस वक्त उन इलेक्शंस को वाकई एक नज़र आया था कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी। उन्होंने एक नया अंदाज अपनाया था इलेक्शन का, उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू जो है वोटिंग करवाई थी, सारी कुछ हुआ था। फिर उन इलेक्शन को चैलेंज किया गया। चैलेंज किन्होंने किया? चैलेंज उनको हामिद खान ने किया, चैलेंज उनको और दूसरे लोगों ने किया। और उस वक्त जस्टिस वजीउद्दीन ने रिपोर्ट दी और उन्होंने मुझे बाद में बताया भी था कि मैंने इमरान खान को समझाया कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, बड़े पैमाने पे रिगिंग हुई है। इस होटल में जाके पैसे रिसीव किए गए हैं। परवेज खटक पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अलीम खान पे इल्ज़ाम लगाया, जहांगीर खान तरीन पे इल्ज़ाम लगाया। देखें, ये वो तीनों शख्स हैं जिन पर उस वक्त जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा था, और उन तीनों ने पार्टी छोड़ दी। उस वक्त इमरान खान ने सिर्फ इनके बातें सुनी और वजीउद्दीन साहब को छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद एक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के बने, गालिबन तस्नीम नूरानी साहब, वो भी फिर पार्टी को छोड़ गए। यहाँ उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए, पीटीआई में इलेक्शन का ही प्रोसेस खत्म हो गया, वहाँ भी कोई नॉमिनेशन शुरू हो गई। वहाँ भी इमरान खान यही कहने लगे कि जी देखें, इलेक्शन मैंने करा दिए थे। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन करते थे। हमारी पार्टी, अभी सलीम साफ़ी साहब ने तवील फहरिस्त दी जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी में भी कंट्रोल डेमोक्रेसी है, जमात इस्लामी में भी फुल डेमोक्रेसी नहीं है। जमात इस्लामी में अमीर जो है, दो टेन्योर से ज़्यादा भी वो इलेक्शन में मुंतखब हो सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। लेकिन उनका फिर भी निस्बतन बहुत बेहतर सिस्टम है एज कंपेयर टू अदर पार्टी।
यहाँ तो एक जनरल वर्कर्स मीटिंग हुई, जनरल वर्कर्स मीटिंग में एग्जैक्टली यही जानना चाहती हूँ, वो जो प्रोसेस था उनका वो तो एक अलग बात, बट ये रुझान क्यों, इसकी वजह क्या है? जमहूरियत के लिए सारी जंग, लेकिन पार्टीज के अपने अंदर जमहूरियत क्यों नहीं है? क्या ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे नहीं है अभी तक? क्या जो हमारी नई नस्ल है उनका रुझान ही नहीं है इस तरफ, या वो आने ही नहीं जाते सियासत के अंदर, या फिर कुछ और? नहीं अलीना, तीनों मेन स्ट्रीम पार्टी का मैं बता देता हूँ। देखिए तीनों मेन स्ट्रीम पार्टी इनसिक्योर हैं, तीनों मेन स्ट्रीम पार्टी, और ये तारीख गवाह है कि तीनों जमातों को तोड़ा गया। और कौन किसने तोड़ा? तीनों जमातों को तोड़ने में आपकी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ नजर आता है। आप पीपल्स पार्टी की तारीख उठा लें, आप मुस्लिम लीग की तारीख उठा लें, यानी नवाज शरीफ भी जुनेजो के खिलाफ वो करके आए ना, तो आप तीनों जमातों को उठा लें। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त ग्रुप्स कौन बना रहा है? क्या खुद ब खुद ग्रुप बन रहे हैं? क्या हमें नहीं पता कि ग्रुप्स कैसे बन रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी में कभी आप पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी पैट्रियट ले आते हैं, कभी आप कॉन्फेडरेशन के नाम से किसी एक ग्रुप को खड़ा कर देते हैं। ये कोई विद इन पार्टीज तो इख्तलाफात नहीं हो रहे थे, ये तो आउटसाइड इंटरफेरेंस है ना, तो वो इनसिक्योर करती है। तो सिक्योर कहाँ फील करते हैं? वो फैमिलीज में सिक्योर फील करते हैं जी। भुट्टोज के नाम के साथ जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। चलें जी, इनसिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, पार्टीज में ये चीजें आती हैं। बिल्कुल ठीक है।